अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? ये वीडियो सीटेट के तलबा के लिए है और इसमें हमारी ये कोशिश है कि जो लैंग्वेज है, उर्दू हो या इंग्लिश हो या हिंदी हो, उमूमन इन तीन लैंग्वेजेस को कवर किया जाएगा उर्दू के ज़रिए। आपको इस तरह से तैयारी मैं कराने की कोशिश करूँगा कि अगर आप इंग्लिश में भी हो, क्योंकि इंग्लिश मटेरियल भी मैं डालने की कोशिश करूँगा और मुमकिन है कि हिंदी का भी डालने की कोशिश करूँगा। और इस तरह से मैं लैंग्वेजेस के अंदर जो अनसीन पैसेजेस है या आपका जो है ना पेडागोजी है, ये सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश है। यानी दो चीज़ें हैं जिनसे 15-15 नंबर के सवालात आते हैं, इन दोनों को कवर करने की पूरी हद तक कोशिश होगी। और आप मेरे लिए दुआ गो हों कि अल्लाह मुझे भी जो है ना इसके लिए कामयाब करे कि मैं आपके हर एक जो ये आपके जो मन्नत कह लीजिए या आपकी जो उम्मीद है या आपका जो टारगेट है, आपका मिशन है, विज़न है, उसमें मैं कहीं अगर मुआविन और मददगार आपके लिए साबित हो गया तो ये मेरी खुशनसीबी की बात होगी। और एक दूसरी चीज़ ये भी मैं बता दूं कि मेरी अब अगली कोशिश ये है कि मैं लाइव क्लासेस आपको दूं, ताकि जो है ना आपका पढ़ने का एक इंटरेक्शन और एक मज़ा वो मिल सके जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ने का मज़ा होता है या आप दर्जे में बैठ करके जो पढ़ाई करते हैं। तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा बातें हो गई और बग़ैर किसी ताख़ीर के जो है अब मैं लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज यानी कि ज़बान की आमोजिश, इक्तिसाब और हुसूलियाबी। इक्तिसाब और हुसूलियाबी का मतलब हो गया एक्विजिशन, और लर्निंग कहते हैं आमोजिश को। आप लर्न कर रहे हैं लैंग्वेज को तो उसका कहते हैं आमोजिश, और अगर इक्तिसाब कर रहे हैं, हुसूल कर रहे हैं तो उसे एक्विजिशन कहते हैं। और यहाँ पे मैं एक बुनियादी फ़र्क आपको ये बता दूं और समझा दूं कि जनरली हम लोग मदर टंग हो यानी मादरी ज़ुबान जो होती है उसको एक्विजिशन करते हैं, और जो सेकंड लैंग्वेज होता है यानी कि जो ज़ुबान दोम की तौर पे हम जिस चीज़ को सीखते हैं उसे हम लोग कहते हैं लर्निंग। तो इस टॉपिक में इस ज़बान की आमोजिश, इक्तिसाब और हुसूलियाबी के अंदर हमारा जो है ये दोनों चीज़ें कवर होंगी, और इस पे एक नहीं कई वीडियो मैं बनाऊंगा। तो इससे मैं अभी जो है एक छोटा सा पार्ट लेकर के 10 सवालात के साथ हाजिर हूँ। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, ज़ुबान किस चीज़ का नतीजा है, रिज़ल्ट किस चीज़ का है। जो ऑप्शन है उसमें से किसी एक ऑप्शन को जो आपको बेहतर लगता है उसे चूज़ करना है। समाजी तामुलात, समाजी फ़र्क, समाजी दूरी। तो देखिए, समाजी दूरी की वजह से जो है या समाजी फ़र्क की वजह से जो है हमारे लैंग्वेजेस नहीं वजूद में आए हैं। हमें मालूम यह है कि लैंग्वेजेस वजूद में आने का जो नतीजा है, जो रिज़ल्ट है, वो ये है कि एक शख्स है और एक दूसरा शख्स है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो अपने जो ख़यालात है उसको एक्सप्रेस जो किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है, तो उसी चीज़ को का नाम है लैंग्वेज कह देते हैं। तो ये पता चला कि समाजी, और जो ये एक या दो शख्स हैं ये समाज का एक हिस्सा है, तो पता चलता है समाजी तामुलात यानी कि सोशल इंस्ट्रक्शन जो होता है उसके थ्रू जो है ज़ुबान जो है वजूद में आया है। तो ज़ुबान अगर किसी चीज़ का रिज़ल्ट है तो वो किस चीज़ का रिज़ल्ट है? तो द लैंग्वेज इज़ द रिज़ल्ट ऑफ सोशल इंट्रैक्शन। ये हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, ज़ुबान और समाज के माबैन कैसा रिश्ता है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़बान और समाज ये दो अलग अलग चीज़ है। समाज वो है जिसे इंसान भी कह सकते हैं आप, और इंसान है वो है जो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। तो ये के माबैन ये रिश्ता किस तरह का अच्छा है, तरक्की पसंद है, एक दूसरे के बगैर दोनों की तरक्की नामुमकिन है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर ये कहा जाए तो अगर हम सब बेहतर ऑप्शन चूज़ करना है तो अच्छा भी हो सकता है, तरक्की पसंद भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लास्ट जो ऑप्शन है वो कह रहे हैं इनमें से कोई नहीं, और एक ये कहा जा रहा है कि एक दूसरे के बगैर दोनों की तरक्की नामुमकिन है। ये बहुत सबसे बेस्ट ऑप्शन जो हो रहा है हमारा, एक दूसरे के बगैर दोनों की तरक्की नामुमकिन है, क्योंकि एप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमको चूज़ करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि ज़ुबान जो है ना समाज के बगैर तरक्की नहीं कर सकता और समाज बगैर ज़ुबान की तरक्की नहीं कर सकता। कोई भी ऐसी समाज नहीं है जिसके अंदर अगर अच्छी ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान का अदब नहीं है, वो समाज जो है मुहज़्ज़ब और जो है काबिले तारीफ़ नहीं हुई है। तो इसलिए दोनों का रिश्ता ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के बगैर तरक्की उन दोनों की नामुमकिन है। अगला सवाल है हमारा, ज़ुबान को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है?
यानी जो लैंग्वेज है इनको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है। सही आंसर है हमारा 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है ज़ुबान को। अगला सवाल है हमारा, फितरी तौर पर बच्चा कौन सा ज़ुबान सीखता है? यानी कि फितरी किसको कहते हैं? नेचुरल मेथड को फॉलो करते हुए बच्चा कौन सा ज़ुबान सीखता है? इक्तिसाबी, मादरी, दूसरी, तीसरी। अभी मैंने बताया था कि इक्तिसाबी का मतलब हो जाता है हमारा सेकेंड लैंग्वेज, मदर टंग नहीं, और मादरी ज़ुबान का मतलब होता है मदर टंग, और तीसरी ज़ुबान कोई नहीं है। दूसरी ज़ुबान के अंदर बहुत सारी ज़ुबानें आ जाती है। एक मदर ज़ुबान होती है, मादरी ज़ुबान, जिसको ज़ुबान अव्वल कहते हैं, और दूसरी ज़ुबान यानी सेकेंडरी लैंग्वेज होती है जिसको हम लर्निंग करते हैं। तो यही 2 ज़ुबान होती है, और इन 2 ज़ुबानों के मादरी भी आपके एक से कई हो सकते हैं, और सेकंड लैंग्वेज भी जो हो सकता है वो कितने हो सकते हैं? एक से ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो बच्चा फितरी तौर पर जिस ज़ुबान को सीखता है वो हमारा सही ऑप्शन होगा मादरी टंग को सीखता है। बच्चा जो है ना माहौल में, आस पड़ोस के माहौल से ही ज़ुबान को सीखता है, या घर के माहौल से ही ज़ुबान सीखता है। तो फितरी तरीक़ा यही है। बाकी जो हम सेकंड लैंग्वेज जो सीखते हैं वो इक्तिसाबी तरीक़ा होता है। हम अपने अंदर वो एबिलिटी और वो सलाहियत पैदा करते हैं जिसकी वजह से हम सेकंड लैंग्वेज को सीख पाते हैं। अगला सवाल है हमारा, प्राइमरी सतह पर मादरी ज़ुबान में तालीम की हिमायत किस तरह से है? अगर प्राइमरी सतह पर मैं ये कहूँ कि मादरी ज़ुबान में तालीम की हिमायत करनी चाहिए तो आप इसको किस तरह से देखेंगे? इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन है? दुरुस्त है, ज़रूरी है, दुरुस्त नहीं है, या हिमायत कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मैं बात करूँ कि कर सकते हैं, दुरुस्त है, ये हल्का ठीक है, आप कर दें तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी सतह पर मादरी ज़ुबान में तालीम की हिमायत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है ना मदर टंग को सीख करके बड़ा होता है, और आप डायरेक्टली उस बच्चे को दूसरी ज़ुबान सिखाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत पैदा होती है। इसलिए मादरी ज़ुबान में बच्चों की तालीम दे करके आप उसकी सलाहियतों को फ़रोग़ दे सकते हैं, और बाद में चल करके आप उसे सेकेंड लैंग्वेज दें तो ये बेहतर माना जाता है हमारे हिंदुस्तान के आइन आर्टिकल के थ्रू, जो ज़ुबान को फ़रोग़ देता है। चलिए, अगला सवाल है, हिंदुस्तानी आइन का आर्टिकल 350A बच्चों को किस चीज़ का हक देता है? ज़ुबान सानी सीखने का, मादरी ज़ुबान सीखने का, इब्तिदाई तालीम सीखने का, मुफ्त तालीम सीखने का? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए जवाब दीजिए। सही आंसर है हमारा मादरी ज़ुबान सीखने का। जो राइट हमें मिलता है कि मदर टंग के अंदर जो बेसिक नॉलेज होगा, इब्तिदाई तालीम जो होगी, वो 350 यानी 350A आर्टिकल नंबर जो है वो हम इंडियंस को मदर टंग सीखने का राइट देता है। बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का हक किस आर्टिकल से मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और लगभग हर सीटेट के एग्ज़ाम के अंदर किसी न किसी तरह से ये पूछा गया सवाल है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर मुफ्त और लाजमी तालीम का जो हक मिला है किस RTE एक्ट 2020, RTE एक्ट 2005, RTE एक्ट 2009। तो आपको मालूम होना चाहिए कि RTE एक्ट 2020 कोई चीज़ नहीं है, RTE एक्ट तो है लेकिन कब हुआ है वो नहीं क्लियर। तो सही आंसर हमारा है RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है वो हमारा 2009 में पास हुआ था, और 2010 में जाकर के ये नाफिज भी हो गया था। तो चलिए अगला सवाल है, 2005 NCF 2005 के मुताबिक एक मुअल्लिम का किरदार किस तरह का? ये भी सवाल बार बार पूछा जाता है कि एक मुअल्लिम दर्जे के अंदर उसकी हैसियत क्या होती है, उसका किरदार क्या होता है? बच्चों को समझाना सिर्फ मकसूद होता है, या मुआविन आमोजिश है, क्लास खामोश तरीके से उसे चलाना है, या इनमें से कोई नहीं है? तो इसमें हमारा सही तरीका आंसर है मुआविन आमोजिश, यानी फैसिलिटेटर, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं कि फैसिलिटेटर के हैसियत से एक मुअल्लिम का किरदार होता है दर्जे के अंदर। ये NCF 2005 कहता है, इससे पहले ये थॉट नहीं था हमारा। एक बच्चे की मादरी ज़ुबान की तादाद कितनी हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बच्चे की मादरी ज़ुबान की तादाद कितनी हो सकती है? 2, 4, 5 या गैर मुतय्यन? सही जो आंसर हमारा होगा वो होगा हमारा गैर मुतय्यन। क्यों होगा आपको मैं बता दूं। एक बच्चा है, उसका हो सकता है माँ कोई और ज़ुबान बोलती है, फादर कोई और ज़ुबान बोलते हैं,
या और आस पड़ोस में कई ज़ुबान होती है। एक वक्त में बच्चा एक से कई ज़्यादा ज़ुबानें सीख सकता है, उसकी मादरी ज़ुबानें हो सकती हैं। इसीलिए आपका सही आंसर जो होगा वो गैर मुतय्यन होगा। आप कहेंगे कि दो ही, ये कोई फिक्स नहीं कर सकते, एक ही जनरली तो अमूमन एक ही होता है, लेकिन जैसे हम हिंदुस्तान में हैं तो हिंदुस्तान में जनरली बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं, तो इसलिए हम लोग हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। अगर बंगाल के अंदर रहते हैं तो बंगाली भी जानते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई ज़ुबानें हो सकती हैं, उसकी कोई तादाद आप तय नहीं कर सकते हैं। आज का आखिरी सवाल जो हमारा है वो है RTE एक्ट 2009 कब अमल में आया, यानी कि इसको नाफिज कब किया गया, यानी वो कौन सा तारीख है जब इसको नाफिज कर। 1 अप्रैल 2009, 2 अप्रैल 2009, 1 अप्रैल 2010, 2 अप्रैल 2010। देखिए आपको मालूम है कि RTE एक्ट 2009, तो ये 2009 से पता चलता है कि 2009 में इसको बना दिया गया, इसको वजूद में लाया गया। लेकिन इस पर अमल कब शुरू हुआ, तो उसका सही आंसर है 2010 के अंदर, 1 अप्रैल 2010 के अंदर इसको नाफिजुल अमल यानी कि अमल के लिए नाफिज कर दिया गया था और पब्लिक के ऊपर ये कह दिया गया था कि अब आपको इस पर अमल करना है। तो चलिए नाज़रीन, मेरा सीटेट का ये पहला वीडियो है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, ताकि ये प्यार ही हमें बता पाएगा कि जो है आप मेरे वीडियो से वाकई कुछ सीख रहे हैं, और नहीं सीख रहे हैं तो उससे भी बताइए, या जो कमी आपको लगती है वो भी बताइए। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।